एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक। ये हमारी 4th वीडियो होने वाली है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर के, जिसमें से 3 वीडियो हमने जो डिस्कस की है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं कि हमने उसमें क्या क्या कवर अप किया था। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखी आप जा करके देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से ये बिजनेस वर्ल्ड एज वेल एज आपके नॉर्मल वर्ल्ड में भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लस हमने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फर्स्ट वीडियो में जान लिया था। सेकंड और थर्ड वीडियो में हमने जाना कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हमने इतना पढ़ा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग जस्ट एन अग्रीमेंट विच हैज लीगल ऑब्लिगेशन। तो वो वर्ड अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में हमने पढ़ा। प्लस हमने ये भी जाना कि अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट क्या है कि एक व्यक्ति ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो वो जो एक आपका अग्रीमेंट बना उसको आप कहते हो अग्रीमेंट, जहाँ पे दोनों पार्टीज अग्री हुई है किसी एक पर्टिकुलर चीज को करने या ना करने के लिए। सो वो आपका अग्रीमेंट कहलाया गया। और साथ ही साथ हमने देखा कि प्रॉमिस का मतलब भी क्या होता है, ऑफर का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। सो मोटा मोटा हमने यही डिस्कस किया है अभी तक 3 वीडियोस में। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भैया ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं इतने दिन से, इतने टाइम से, हम जो ये इसको रट्टा लगा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, नथिंग जस्ट एन अग्रीमेंट विच हैज लीगल ऑब्लिगेशन, उसमें अब कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, कई सिचुएशंस में, कई तरीके में, और अलग अलग तरीके से जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस फॉर्म में आता है या उसको किस पार्ट में बांटा गया है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैलिडिटी कितनी है या वैलिडिटी कैसी है, कितनी नहीं है कैसी है, उसके बेस पे हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को। अब वैलिडिटी बेटा हमने ना पिछली वीडियो में यानी थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाया जाएगा कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि भैया ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका कंसेंट लिया गया है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज जो हैं वो कंपोनेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो वहाँ पे कंसिडरेशन है वो वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। तो ये एक पूरी एक लिस्ट हमने पढ़ी थी कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना रह करके किसी दूसरी फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि या तो वो किसी और फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि या तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या इलीगल अग्रीमेंट हो सकता है। तो ये कई सारी पोजीशंस में वो आ सकता है, परंतु वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जब हम बात करते हैं वैलिडिटी के बेस पे कि भैया उसकी वैलिडिटी कैसी है। अब वैलिडिटी का मतलब क्या है बेटा कि आपने लेट्स सपोज आपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया, एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपना घर आपको बेचूंगा, आप उसके बदले मुझे 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 5 लाख, 60 लाख जो भी अमाउंट है वो आप देंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज अग्री हुई सेम समय पे, सेम टाइम पे, सेम चीज को लेकर के, और इसमें वो सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, वो सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वैलिड, कि भैया बिल्कुल वैलिड है। इसको तो मतलब आप जो है कोर्ट में ले जा करके, अगर दूसरी पार्टी मना कर रही है तो कोर्ट में ले जा करके उसको ऑब्लिगेशन करा सकते हो कि भाई तू अब ये काम कर क्योंकि तूने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब वहीं पे एक दूसरी सिचुएशन देख लो। लेट्स सपोज आपने मेरे को बोला कि मेरा घर खरीद ले। मैंने कहा यार मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास मतलब आई डोंट नीड इट, और ना ही मेरे पास इतना पैसा भी है। तो आपने क्या किया, आप गन लेके आए, सर पे रखा कि कहा कि चल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ हमारे साथ। तो भाई मरता क्या नहीं करता, तो उस सिचुएशन में पार्टी ने अपना कंसेंट तो दे दिया, बट ये कंसेंट फ्री नहीं था। ये या तो आपने डरा धमका के लिया है या अनड्यू इन्फ्लुएंस करके लिया है या किसी और तरीके से मिस अंडरस्टैंडिंग करा के या फिर कुछ मिस्टेक के द्वारा आपने चीज़ें रिप्रेजेंट की है और फिर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाली पार्टी को अग्री करा लिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, इस सिचुएशन में लेटर ऑन जब ये बात पता चलेगी कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो उस सिचुएशन में मेरे पास एक एडवांटेज आ जाता है कि मैं चाहूँ तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है यहाँ पे या तो डिक्लेयर कर दूँ कि मुझे ये नहीं करना, या फिर मैं डिक्लेयर कर दूँ कि ठीक है मैं इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करना चाहती हूँ, कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इसने डरा धमका के लिया बट आई एम हैप्पी नाउ।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा, ऐसे सिचुएशन में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि किसी एक पार्टी के आप कह सकते हो कि इच्छा पे होते हैं, एक पार्टी के पास या दूसरी पार्टीज के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उसको कैरी ऑन कर सके, ना चाहे तो उसको जो है वॉइड करा सकते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है, वैलिड भी हो सकता है, ये वॉइड भी हो सकता है। तो ये दोनों सिचुएशन इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, तो उसको आप कहोगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बार इसको पढ़ते हैं ताकि कुछ चीज़ छूट ना जाए। इफ ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स आर अवेलेबल, अगर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अदरवाइज या तो वो वॉइडेबल हो जाएगा, या वॉइड हो सकता है, या इलीगल हो सकता है, या अनइन्फोर्सेबल हो सकता है। तो या तो वैलिड है, या फिर वॉइड है, या फिर वॉइडेबल है, या फिर इलीगल है, या फिर अनइन्फोर्सेबल है, ठीक है। वैलिड कब होगा? वैलिड तब होगा जब सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे। वॉइडेबल कब होगा? तब होगा जब आपने क्या किया है, जब आपने किसी एक पार्टी का जो है कंसेंट फ्री नहीं लिया है, कंसेंट फ्री नहीं था, आपने डरा धमका के कंसेंट लिया था। तो उस सिचुएशन में जिस पार्टी को डरा धमका के उसका कंसेंट लिया गया है, अब उसके पास ऑप्शन है, क्योंकि भाई कहते हैं ना कर्मा वर्क्स वाली सिचुएशन, तो पहले आपने उसके साथ गलत किया था, नाउ ही हैज द ऑप्शन कि वो चाहे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड करवा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसा अग्रीमेंट आप कह लीजिए जो कि इन्फोर्सेबल किया जा सकता है बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, यानी कि जहाँ पे एक पार्टी के पास ऑप्शन है या एक से ज़्यादा, क्योंकि लेट्स सपोज आपने 3 पार्टीज के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया और दोनों जो पार्टीज थी उसको डरा धमका के कंसेंट लिया, तो ना दोनों के पास ऑप्शन है, ठीक है, कि वो चाहे तो इसको जो है रद्द कर सकते हैं या फिर इसको आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपका कंसेंट फ्री ना लिया गया हो और आपने जो है डरा धमका करके कंसेंट लिया हो, तो उस सिचुएशन में आपका ये सिचुएशन बन सकती है। अच्छा, आप आ जाओ वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दो अलग अलग वर्ड हैं, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वॉइड अग्रीमेंट यानी कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में आया ही नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट बन गया था बट अब ये वॉइड हो गया है। मतलब क्या है बेटा? वॉइड एग्रीमेंट यानी कि जिसको इन्फोर्स ही नहीं कराया जा सकता बाय लॉ। पहले से ही जब आपने अग्रीमेंट किया, पहले से ही वो ऐसा अग्रीमेंट है जिसको आप वॉइड नहीं करा सकते, ठीक है। यहाँ पे कोई लीगल राइट्स क्रिएट ही नहीं होता, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, ये बिगिनिंग से ही वॉइड है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, आपने कहा चलो ठीक है, लेटर ऑन क्या तो आप मना कर गए या मैं मना कर गई, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो अग्रीमेंट है ये वॉइड अग्रीमेंट है, क्योंकि इसको हम कोर्ट में ले जा करके बोल नहीं सकते कि जज भैया इसने मना कर दिया, इसको जेल में भेजो। ये मेरा दोस्त हर बार जो है एट द जब भी एट मोमेंट टाइम होता है तब ये क्या कहते हैं बैक आउट कर लेता है ट्रैवलिंग के लिए, या कहीं भी हमारा प्लान्स बनते हैं तो ये मना कर देता है, तो इसको अंदर डालो, ये अग्रीमेंट करता है पर मना कर देता है, तो वो आपका एक वॉइड अग्रीमेंट है, इसको आप जो है लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ आ जाओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भैया जब आपने एग्रीमेंट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट में बदला, उस सिचुएशन में जो भी इन्फोर्सिबिलिटी थी वो कराई जा सकती थी, वो उस टाइम पे था, बट लेटर ऑन अब इस टाइम पे वो सिचुएशन या वो ऑब्लिगेशंस आप जो है इन्फोर्स नहीं करा सकते। यानी पहले इन्फोर्स करा सकते थे, जब अग्रीमेंट हुआ, जब रिटन डॉक्यूमेंटेशन या जो भी कार्य करने थे वो सब करने थे, तब वो जो है वॉइड था, सॉरी वैलिड था, माफ कीजिएगा, वैलिड था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब वो किसी कारणवश वॉइड हो गया है। तो ऐसा होता है ना, टाइम पीरियड होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ गए, कुछ सर्कमस्टेंसेस बदल गए, जिसके कारण वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया है। तो सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, ठीक है। तो यानी कि अब लेटर ऑन इसमें कुछ बदलाव हो गए हैं, कुछ चेंजेस हो गए हैं, या कुछ और सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्लिगेशंस था उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, तो वो आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट इज इलीगल अग्रीमेंट। इलीगल अग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है, बट स्टिल हम जब भी इसको पढ़ते हैं कि आपके कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब हम इलीगल अग्रीमेंट को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो विच ट्रांसग्रेस सम रूल्स ऑफ बेसिक पब्लिक पॉलिसी और विच इज क्रिमिनल इन नेचर और विच इज इमोरल, यानी ऐसा अग्रीमेंट जहाँ पे आपने क्या किया है, कंसिडरेशन, कुछ ऐसा कंसिडरेशन रख लिया है जो कि पब्लिक पॉलिसी को जो है रूल्स को यहाँ पे तोड़ता है, पब्लिक पॉलिसी के हित में नहीं
नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, या फिर आपकी सोसाइटी के हित में नहीं है, ऐसा कुछ आप कर रहे हो इनलीगल, जैसे कि सुट्टा तो आजकल आम बिक रहा है, ड्रग्स बेचना, ऐसा कुछ अग्रीमेंट कर लेना, किसी को मारने का अग्रीमेंट कर लेना, सुपारी वुपारी ले लेना टाइप्स वाली चीज़ें, वो सारी इनलीगल अग्रीमेंट में आती है। आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि मैंने इसकी सुपारी दी थी, इसने मारा नहीं, चलो जज के पास चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसके खिलाफ केस करते हैं, तो वो तो पकड़ा जाएगा, तुम भी पकड़े जाओगे कि तुम भी इनलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना। सो इनलीगल अग्रीमेंट यानी कि ऐसा आपका अग्रीमेंट जहाँ पे आप कुछ बेसिक पब्लिक पॉलिसीज़ को जो है यहाँ पे तोड़ रहे हो, या फिर आप कुछ क्रिमिनल नेचर की चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो जो कि इमोरल है, ठीक है। एंड ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। बेटा ये ना, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन कह लीजिए, या फिर ऑप्शन क्वेश्चन वाले कह लीजिए, या येस नो वाले क्वेश्चन कह लीजिए, तो ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा था, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, वैसे ही ये वाला एक स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया कि ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, ठीक है, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। एक एक करके समझो। जो ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स है, जो इलीगल है वो ऑब्वियसली वॉइड है, उसको आप जो है ये नहीं कह सकते कि कोर्ट में ले जा करके कि हम जो है इसको इन्फोर्स कराएंगे, ऑब्वियसली नॉट, आप उसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते। लेकिन जो ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स है, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था कि दोस्तों के साथ चाय वाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए आपने हामी भर दी है या अग्रीमेंट कर लिया है, आप उनसे एग्री कर रहे हो, लेटर ऑन आप नहीं जा पाए, तो उस सिचुएशन में ये एक इनलीगल अग्रीमेंट नहीं है बेटा, वॉइड है, उसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते लॉ के द्वारा, बट दैट इज नॉट इनलीगल, ठीक है। तो जितने भी इनलीगल अग्रीमेंट है वो सब तो वॉइड है ही है, लेकिन जो सारे वॉइड अग्रीमेंट है ना, उसमें से जरूरी नहीं है कि वो सारे इनलीगल हों, उसमें से कुछ ऐसे तुचन मुचन वाले, ये बस जस्ट फन के लिए बनाए गए प्रोमिसेस वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो इनलीगल ही है सारे। नेक्स्ट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल आपकी सच्ची निष्ठा थी, श्रद्धा थी, आपका सब कुछ था कि भाई हम जो है अग्रीमेंट करेंगे, काम करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, बट लेटर ऑन आपको ध्यान में आया कि भाई चलो इस पार्टी ने मना कर दिया, चलो हम कोर्ट जाते हैं, या कुछ भी हुआ इन सिचुएशन, लेटर ऑन आपको ध्यान में आया कि भैया ये काम करने के लिए ना कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, कुछ स्पेसिफिक स्टैंपिंग की जाती है, कुछ स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशंस भी करवाई जाती हैं, जो हम मिस कर गए हैं। या तो आप रजिस्ट्रेशन मिस कर गए, या आपने स्टैम्प ठीक तरीके से नहीं कराया, या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और अब आप सोच रहे हो कि भाई क्या मैं मतलब अब मैं इसका फ़ायदा कैसे लूँ, तो आप ले भी नहीं सकते। तो ये एक अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जहाँ पे ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम डिफेक्ट, या फिर आपके टेक्निकल डिफेक्ट, जैसे कि आपने क्या किया, राइटिंग एब्सेंस है, या फिर आपकी जो है रेमेडीज हैज़ बीन बार्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम निकल चुका है, ठीक है, आपका टाइम पीरियड था कि इतने टाइम तक आप काम कर दोगे, बट वो नहीं हुआ, या फिर इतने टाइम तक हम जो है डिस्कस कर लेंगे, वो नहीं हुआ। और इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में ये टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से आप जो है इसको लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते। बेटा अभी मैंने एक लाइन बोली थी, दैट वाज कि टाइम निकल गया। तो टाइम निकल गया का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को अपना घर बेचेगा 1 साल के अंदर, अब 1 साल के अंदर का टाइम निकल गया है, उसने नहीं बेचा, तो यहाँ पे वो पार्टी उसने गलत किया है। और यहाँ पे अगर उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन या जो भी प्रोसेस होना था वो कर रखा है, तो वो व्यक्ति गलत है, उसको फिर जो है हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उसको जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या क्या सिचुएशन बनती है। टाइम निकल गया, ऐसे मेरा मतलब क्या था, लेट सपोज आपने और मैंने डिस्कस किया कि भाई हम 1 साल के अंदर जो है जो भी काम मुझे चाहिए होगा मैं आपको बता दूंगी, और आप जो है वो मुझे प्रोडक्ट सप्लाई कर देना, या कुछ ऐसा हमने डिस्कस किया। तो अब वो 1 साल का टाइम पीरियड निकल गया है, अब मैं उसके बाद आपको नहीं कह सकती कि आप मुझे ये प्रोडक्ट सप्लाई करो, क्योंकि वो अब अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कंफ्यूजन हुआ हो आपको तो वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मुझे लगा कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल या फिर एब्सेंस ऑफ राइटिंग, या फिर स्टैंपिंग, या फिर सम रजिस्ट्रेशन, उस वजह से आप जो है उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, ठीक है बेटा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हमने डिस्कस किया आपके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि बेस होते हैं ऑन द वैलिडिटी। वैलिडिटी के अलावा आपका कुछ एक और पॉइंट आता है, वो है आपका यहाँ पे ऑन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी कि किस तरीके से उसको
बनाया गया है। आप देखते होंगे आजकल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं पूरा लिखित में बनते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक तौर पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो। इलेक्ट्रॉनिक तौर पे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे में बाय इंटरनेट, यूजिंग इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सबको यूज़ करके आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना देते हो। दूसरों आपने देखा होगा कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और वो एक तरीके से एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया है कि दो पार्टीज के बीच में ऑलरेडी अपने आप एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और दोनों उसको फिर जो है पूरा करते हैं। उसको यहाँ पे लिया गया है कि भाई किस तरीके से फॉर्मेशन की गई है। तो सबसे पहले आ जाओ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? सुपर एक्सप्रेस वाला एक्सप्रेस, कि भैया रिटन में या फिर आपने बोल के उसके साथ डिस्कस करके वो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। सो वेयर द ऑफर और एक्सेप्टेंस, जहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या की गई है या फिर कोई प्रोमिस क्या किया गया है, बाय एक्सप्रेस किया गया है। एक्सप्रेस करके उसको बताया गया है। और एक्सप्रेस आप कैसे करते हो? या तो लिख करके, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज लिख करके आप लोग एक्सप्रेस करते हो ना, वैसे ही या तो आपने एक्सप्रेस किया है बाय स्पोकन और रिटन वर्ड्स, या तो आपने बोल करके एक्सप्रेस किया है कि मुझे आपकी घर खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, बंगलो खरीदनी है, जायदाद लेनी है टाइप्स वाली, या फिर आपने जो है बोलने के अलावा लिख करके ये चीज़ें सामने वाली पार्टी को ऑफर की है और आपने उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, एज द केस में भी, या तो बोल करके या लिख करके, उसको आप कहते हो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहाँ पे ना तो आपने बोला है, ठीक है, ना तो आपने बोला है, ना आपने लिखा है, ना आपने एग्रीमेंट साइन किया है, कुछ नहीं किया है। आपने क्या किया? आपने कुछ ऐसा एक्ट ऑफ कंडक्ट किया है जिसकी वजह से दो पार्टीज के बीच में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में, कैफेज में, ठीक है, या फिर होटल्स में, तो वहाँ पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो कि भैया हमें जो है आपके ना आपके यहाँ पे डोसा खाना है और एक चाइनीज़ नूडल्स की प्लेट खानी है, चलो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, अग्रीमेंट बनाओ, स्टैंपिंग कराओ, फिर हम साइन करेंगे। ऐसे करने लग गए तो मतलब चाइनीज़ नूडल चाइना की तरह ख़त्म तो नहीं, मतलब बहुत ख़राब से हो जाएंगे, तो आप खा नहीं पाओगे उसको। तो आप क्या करते हो? आप होटल जाते हो, आप वहाँ पे बताते हो कि मुझे ये चाहिए, आप पैसे देते हो, ख़त्म। आप होटल गए हो तो वहाँ पे वो वहाँ जो भी स्टाफ होता है वो आपको सर्व करता है, आप उनको पे करते हो, दैट्स इट। तो ये चीज़ें क्या है? यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट या एक्ट ऑफ कंडक्ट, एक्ट ऑफ कंडक्ट ऐसा हुआ है जिसके कारण आप दोनों पार्टीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भैया आप जो है आए हैं, बैठे, आपने ऑर्डर दिया, वो आपको सर्व करेंगे, आप उन्हें पैसे देंगे, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप आपसे बर्तन धुलवा करके सेटल डाउन कर लेंगे। तो वो क्या है? एक्ट ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फर्ड हुआ है फ्रॉम द एक्ट ऑफ कंडक्ट, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी एक्ट ऑफ कंडक्ट की वजह से बना है, ठीक है, पार्टीज के बीच में। और यहाँ पे क्या हुई है? उनके बीच में डीलिंग हुई है, पैसा दिया गया है, सामान लिया गया है, खाने पीने का कुछ लिया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जो है एक कप ऑफ कॉफ़ी ली, या फिर आप जो है पब्लिक बस में गए हो। जैसे कि आप देखो कि पब्लिक बस में आप जाते हो, आप कुछ नहीं करते, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, जो भी नॉमिनल प्राइस आपका होता है वो देते हो, टिकट लेते हो एंड ट्रैवल करते हो। उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, कोई साइन नहीं करने आता है। डीटीसी के मिनिस्टर जी नहीं आएंगे, अगर मैं दिल्ली में हूँ तो डीटीसी का नाम ले रही हूँ, तो डीटीसी के मिनिस्टर नहीं आएंगे कि चलो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से स्टैंड से लेकर के इस स्टैंड तक छोड़ूंगा, 10 रुपये लेकर के, चलो साइन कर दो। तो वो नहीं होता, सिर्फ आप टिकट लेते हो, बस में चढ़ते हो, टिकट लेते हो, बैठते हो और ट्रैवल करते हो। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये क्रिएट किया जाता है बाय लॉ। बाय लॉ का मतलब क्या है? इट रिसेंबल अ कॉन्ट्रैक्ट इन दैट अ लीगल ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड ऑन द पार्टी हु इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट। कई बार क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट आप करते नहीं हो, आपके सर पे आ जाता है, कई बार उड़ता तीर आपके ऊपर लग जाता है, वैसे सिचुएशन में लीगल ऑब्लिगेशंस, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर वैसे ही आ जाती हैं बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के किए। लेट्स सपोज आपके ऊपर, आपने जो है कोई, आपको कोई खोया पाया सामान मिल गया, आपने क्या किया? आपने उसको अपना समझ के रख लिया है कि यार ये तो मुझे मिला है, मैं ले लेता हूँ। आईफोन गिरा था किसी का, आपने उठा लिया, मुझे मिला है, मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है लॉ क्या कहता है कि अगर आपको कोई सामान मिला है तो आप उसको जो है उसके सही व्यक्ति तक पहुँचाइए, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे ये एक लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर क्रिएट हो गया कि कल को वो बंदा आएगा तो आपको उसे वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा जो भी आपको मिला था। या फिर आपके ऊपर कुछ और लीगल ऑब्लिगेशंस चल जाते हैं, कोर्ट के द्वारा कुछ आपके ऊपर आ गया कि भाई इस व्यक्ति ने गलत किया है, ये किया है, तो आप इससे हर्जाना लो, या ये व्यक्ति अब ये सारी चीज़ें करेगा, ऐसे वगैरह लिखेगा ताकि हम इसको माफ़ कर सकें। तो वो क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे पार्टीज अपनी इच्छा से या खुद वो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है एंटर नहीं करती है, बट ड्यू टू सम लीगल ऑब्लिगेशन
ऑब्लिगेशंस, उनके ऊपर ये पॉइंट्स आ जाते हैं कि उनको कुछ लीगल ड्यूटीज़ जो है वो निभानी पड़ती है अपने साइड से, तो वो सारी आपकी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आती है। नेक्स्ट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो कि इसको हम ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट भी आपको कई बार अपनी बुक में मिल जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो पार्टीज ने एंटर किया है वाया इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से। देखो इंटरनेट को मैं एंटरटेनमेंट लिखना चाह रही थी, गलत लिख दिया, इसको आप ठीक कर लेना, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आपने उन पार्टीज ने इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस का मतलब क्या है बच्चे? आपने देखा होगा कई बार क्या होता है ना कि दो पार्टीज ने कहा कि भाई हम जो है काम करेंगे, ठीक है, हम जो है कोई परफॉर्मेंस करेंगे, परफॉर्मेंस यानी कि कुछ वर्क परफॉर्म करेंगे, मैं आपको पैसा दूंगा, आप मुझे अपनी गाड़ी की डिलीवरी दे देना। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि दोनों पार्टीज ऑलरेडी जो है एक्सचेंज कर चुकी हैं, पैसा भी दे चुकी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पैसा भी दे चुकी है, गाड़ी भी ले चुकी है, बस लिखा पढ़ी का काम होना बाकी है। तो वो क्या हो सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? या फिर एक व्यक्ति पैसा दे चुका है, जो है सामने वाले ने गाड़ी देना भी बाकी है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कहेंगे? तो वो सारी चीज़ें इस वाले पॉइंट्स में जो है इंक्लूड की गई है या इस पॉइंट्स में स्टडी की जाएंगी। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेस पे सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी कर दी है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको कहा था मैं आपको अपनी गाड़ी दूंगी, आप मुझे पैसा दे देना, तो मैं आपको गाड़ी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ, आप मुझे पैसा ऑलरेडी मेरे अकाउंट में भेज चुके हो। हमने अब जो है यहाँ पे दोनों पार्टीज के द्वारा जो परफॉर्मेंस करी जानी चाहिए थी, जो उनके रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस थे, वो हमने परफॉर्म कर लिए हैं। आपने अपना परफॉर्मेंस दे दिया है, आपने अपना काम कर दिया है, मैंने अपना काम कर दिया है, जो मेरी रिस्पेक्ट ऑब्लिगेशंस थे वो मैंने कर दी हैं। तो उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दोनों पार्टीज ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी हैं अपनी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसमें अभी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट नहीं की गई है और वो फ्यूचर में की जाएगी, एग्जीक्यूटरी, ठीक है, इन विच बोथ द पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। अभी हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ना तो मैंने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी की हैं, ना आपने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी की हैं, तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दोनों पार्टीज अभी काम करेंगी। अभी मैं आपको अपनी गाड़ी दूंगी, आप मुझे पैसा दोगे। नेक्स्ट इज यूनिलेटरल और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जहाँ पे ओनली वन पार्टी हैज टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, यानी एक पार्टी ऑलरेडी आपको क्या कर चुकी है, अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर चुकी है, दूसरी पार्टी ने अभी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है। तो उस सिचुएशन में कहा जाता है कि ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पे कंसिडरेशन अभी सिर्फ एक पार्टी की तरफ से पेंडिंग है। ओके, सो एट the time of formation of the contract, the other party having fulfilled his obligation, एक पार्टी फुलफिल कर चुकी है at the time of the contract और before the contract comes into existence, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना है उससे पहले ही एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया है। वही बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल यानी कि ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर आउटस्टैंडिंग, यानी दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस अभी आउटस्टैंडिंग है, दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन अभी आउटस्टैंडिंग है, और वो कब किस टाइम की बात हो रही है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दोनों पार्टीज अभी उसको परफॉर्म करेंगे। ये सेम वही वर्ड है जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पे भी आपकी दोनों पार्टीज का जो है परफॉर्मेंस पेंडिंग था, बायलेटरल में भी दोनों का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी पेंडिंग है, ठीक है। सो आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया हो, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे यूनिट का, वो अब एक वीडियो का बचा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जिसमें हम ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में एक और कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, और उस वीडियो के बाद आपका ये पूरा एक फर्स्ट यूनिट जो कि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक डिस्कस करता है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि प्रॉमिस और ऑफर के बारे में डिस्कस करता है। प्रॉमिस और ऑफर वैलिड कब होते हैं, क्या सिचुएशन होती है, वो पूरा एक बिग टॉपिक है, तो उसको भी अच्छे से कवर अप करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।